बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि नया इस्लामी साल शुरू हो चुका है, तो अल्लाह ताला हमारे लिए ये साल रहमत और बरकत नाज़िल लेके आए और हमें हर तरह की बीमारी, आफत और नागहानी अमवात से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। फ्राइडे का दिन है। आप लोग सब लोग दुरूद इब्राहिम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, और इस मुल्क की मईशत के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वुड डिस्पैच यानी वुड का मरासला। आज हम वुड डिस्पैच, वुड का मरासला जो 1854 यानी 1854 में कायम हुआ या जिसकी सिफारिशात की गई, तो आज उसके बारे में हम पढ़ते हैं। वुड का मरासला मतलब कि इसको वुड का मरासला इसलिए कहा जाता है कि 1853 में बरतानवी पार्लियामेंट की एक कंपनी ने हिंदुस्तान की सरकारी तालीमी पॉलिसी का जायज़ा लिया। तालीम में यकजहती पैदा करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदर सर चार्ल्स वुड ने 1854 में मरासला पेश किया। वुड का मरासला पॉलिसी की इस तमाम मुबाहसत को समेट लेता है और इन बुनियादी बातों के बारे में हरफ आखिर की हैसियत रखता है। इसलिए मौरखीन इसे मैंगा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। इसने हिंदुस्तान में जदीद तालीम के मकासद को एक कानूनी शक्ल दे दी। ये एक तवील पॉलिसी है जिसमें ज़रिए तालीम, निगरानी, यूनिवर्सिटीज़ के असातिज़ा की तरबियत, अदारों की ग्रांट्स और तालीम निस्वा जैसे अहम मौज़ूआत शामिल थे। इस मरासला की अहम सिफारिशात ये हैं। वुड डिस्पैच की अहम सिफारिशात और अहम खदोखाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वुड डिस्पैच की अहम सिफारिशात और अहम खदोखाल क्या है। नंबर 1, सूबाई महकमा तालीम का क़याम। हर सूबे में तालीम के महकमे का क़याम लाजिम होगा, जिसका सरबराह डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन होगा। इसकी मावनत के लिए मुनासिब तादाद में इंस्पेक्टर मुकर्रर किए जाएंगे, जो गवर्नमेंट के खर्च या इमदाद पर चलने वाले स्कूलों और कॉलेजों का हर साल मुआयना करेंगे। नंबर 2, महकमा तालीम और सूबे की तालीम व तरक्की। इस मरासले में कहा गया है कि महकमा तालीम सूबे की तालीम व तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम के सिलसिले में सालाना रिपोर्टें तैयार करेगा और तालीमी अदाद शुमार शाया करेगा। नंबर 3, ग्रांट्स इन एड निज़ाम का ऐलान। ग्रांट्स इन एड का निज़ाम राइज किया जाएगा ताकि हुकूमत के अलावा दूसरी एजेंसियां भी अंग्रेज़ी तालीम में मावन हों। ग्रांट सिर्फ इन अदारों को मिलेगी जो दर्जा झैल शराइत पूरी करेंगे। नंबर 1, इन अदारों में सेकुलर तालीम दी जाएगी। नंबर 2, ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होगा। नंबर 3, जहां इंस्पेक्टर को मुआयना करने की इजाज़त होगी। नंबर 4, ग्रांट की मुकर्रर करदा शराइत पूरी की जाएगी। नंबर 4, तरबियत असातिज़ा। इंग्लिस्तान में कायम तरबियत असातिज़ा के अदारों की तर्ज पर बरसगीर में असातिज़ा की तरबियत के लिए अदारे कायम किए जाएंगे और ज़ेर तरबियत असातिज़ा को वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। नंबर 5, तालीम निस्वा को यकसा अहमियत दी जाएगी और हुकूमत इन अदारों की सरपरस्ती करेगी। नंबर 6, कानून, तिब और इंजीनियरिंग। कानून, तिब और इंजीनियरिंग के शोबों में भी तरबियत का एहतमाम किया जाएगा। नंबर 7, मजहबी तालीम पर पाबंदी। सरकारी तालीमी अदारों में मजहबी तालीम दी जाएगी। सरकारी तालीमी अदारों में मजहबी तालीम नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटियों का क़याम कलकत्ता, बम्बई और मदारस के अलावा जिन सूबों में काफ़ी तालीमी अदारे हों वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएंगी। ये यूनिवर्सिटियाँ लंदन यूनिवर्सिटियों के असूल पर कायम करेंगी। कलकत्ता, बम्बई और मदारस के अलावा जिन सूबों में काफ़ी तालीमी अदारे हों वहाँ यूनिवर्सिटियाँ कायम की जाएंगी। ये यूनिवर्सिटियाँ लंदन यूनिवर्सिटी के असूल पर काम करेंगी। नंबर 9, मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ। इब्तदाई, सानवी और यूनिवर्सिटी की सतह की तालीम के दौरान मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ दिए जाएंगे। नंबर 10, ज़रिया तालीम। आला तालीम का ज़रिया अंग्रेज़ी और प्राइमरी स्कूलों में ज़रिया तालीम देसी मकामी ज़ुबानें होंगी। अवामुल नास को तालीम पर जोर दिया जाएगा। नंबर 11, तालीम हसूल मुलाजमत का ज़रिया।
सिर्फ तालीम याफ्ता अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा है कि वो डिस्पैच यानी वुड के मरासले की अहम सिफारिशात में उन्होंने कितनी चालाकी के साथ वो इस मरासले को बनाया और इस मरासले पे अमल दरामद करवाया। आप ये देख लें कि सबसे पहले उन्होंने सूबाई महकमा तलीम का क़याम अमल में लाए। नंबर 2 पे उन्होंने महकमा तलीम और सूबे की तलीमी तरक्की की तरफ जोर दिया। नंबर 3 पे ग्रांट्स इन एड्स का निज़ाम कायम किया और उसका ऐलान भी कर दिया। इसका मकसद सिर्फ ये था कि अगर हम इनको ग्रांट्स देंगे तो हम इनको ख़रीद लेंगे और अपनी मर्ज़ी का सिस्टम ऑफ एजुकेशन कायम कर लेंगे, यानी कि हम लोगों को ईसाई भी बनाएंगे और अंग्रेज़ी ज़रिए तालीम को फैलाने में मावद भी होगा। नंबर 4 पे तरबियत असाज़ा की तरबियत भी इसी बुनियाद पे की गई कि उन्हें अंग्रेज़ी तालीम सिखाई जाए और इंग्लिस्तान में कायम तरबियत असाज़ा के अदारों के तर्ज पर बरसगीर में असाज़ा की तरबियत के अदारे कायम किए गए और इस जरिए तरबियत और इन असाज़ा को तरबियत भी दी गई और वज़ाइफ भी दिए गए। तलीम निस्वा की अहमियत पर जोर दिया गया और हुकूमत ने इन अदारों की सरपरस्ती की। नंबर 6 पे उन्होंने कानून तिब और इंजीनियरिंग की तरबियत तालीम की तरफ जोर दिया। मजहबी तालीम पर टोटल पाबंदी लगा दी कि कोई भी मजहबी तालीम हासिल नहीं करेगा। यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया। मुस्तहिक़ तलबा को वज़ाइफ भी दिए गए। वो भी इन वज़ाइफ देने का मकसद यही था कि ताकि उन तलबा को हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हसाई बना सके या वो हमारे इशारों पे नाच सके या हम उनको उनसे जिस तरह चाहे अपने काम निकलवा सकते हैं। क्योंकि जब हम किसी के कर्जे तले दब जाते हैं, किसी के एहसानों तले दब जाते हैं, तो तब हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहता कि हम उसकी हर जायज़ और नाजायज़ बात में हाँ मिलाएं। ज़रिया तलीम आला तलीम का ज़रिया अंग्रेज़ी और प्राइमरी स्कूलों में ज़रिया तलीम देसी मकामी ज़बानें होंगी। अवामुल नास को तलीम पर जोर दिया जाएगा। और नंबर 11 पे इन्होंने क्या किया कि तालीम सिर्फ़ और सिर्फ तालीम बराए हसूल जॉब रहेगी, हसूल मुलाजमत रहेगी, तलीम बराए रोज़गार रहेगी, तलीम बराए तरबियत नहीं रहेगी, तलीम बराए दुनिया और आखरत की कामयाबी नहीं रहेगी। बल्कि इस वुड के मरासले का अहम पॉइंट यही था कि लोग सिर्फ इसलिए तालीम हासिल करते थे कि ताकि वो तलीम बराए रोज़गार यानी तलीम बराए मुलाजमत उनके लिए हो। इसलिए लोग दर पर दर उन्होंने अंग्रेज़ी तलीम हासिल करना भी शुरू कर दी, अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़ना भी शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कॉलेज में भी। और लोगों को भी जब वो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए तो उन्होंने भी अपने बच्चों को अंग्रेज़ी तलीम हासिल करने की तरफ लगा दिया ताकि उनको अच्छी मुलाजमतें मिल सके और उनके घर के हालात बेहतर हो सके। अब हम ये देखते हैं कि वो डिस्पैच की सिफारिशात पर अमल दरामद। पहले तो हमने देखा ना उन सिफारिशात के अहम खदोकाल क्या थे, जो उसके बाद हम देखते हैं कि इन सिफारिशात पर अमल दरामद कैसे हुआ। वो डिस्पैच की सिफारिशात पर हुकूमत ने फौरी अमल दरामद किया और दर्जा झेल इक़दाम किए गए। मतलब ये कि डिस्पैच को बनाते सारी एक उसका लाए अमल तैयार किया जाता है, फिर उसकी पॉलिसीज़ का ऐलान किया जाता है। लेकिन इन्होंने कोशिश की कि जैसे ये मरासला तैयार हुआ उसको फौर यानी कि आनन फानन उस पर अमल दरामद करवाने की कोशिश की गई और इसके दर्जा झेल इक़दाम इस सिलसिले में उन्होंने दर्जा झेल इक़दाम किए गए। नंबर 1, हिंदुस्तान के तमाम सूबों में तालीम के महकमे कायम कर दिए, यानी हिंदुस्तान के तमाम सूबों में तालीम के महकमे कायम कर दिए गए। हर सूबे में एक DPI को तालीमी सरबराह बना दिया गया और इसके तहत निगरानी के काम के लिए इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स तैनात किए गए। नंबर 2 पे मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देना शुरू कर दिए गए। नंबर 3 पे निजी अदारों को सालाना ग्रांट्स मिलना शुरू हो गई, ठीक है। और नंबर 4 पे 1854 यानी 1854 में कलकत्ता में इंजीनियरिंग कॉलेज कायम किया गया। 1857 में कलकत्ता मदारिस और बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ कायम की गई। 1860 में सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज कायम हुआ। 1882 यानी 1882 में लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी कायम कर दी गई। ये MCQs भी आया हुआ है कि पाकिस्तान के हिस्से में आने वाली कोई यूनिवर्सिटी का नाम लिखे या 1882 में कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई गई, तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर में है, हमारे पाकिस्तान को एक इकलौती यूनिवर्सिटी विरासत में मिली थी, वो बनाई गई। तो वो 1882 में लाहौर में कायम की गई, उसका नाम है पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप लोगों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। यूनिवर्सिटियों को इम्तिहानात मुनक़्क़द करने के साथ साथ तदरीसी दर्जा भी दे दिया गया।
यूनिवर्सिटियों को का काम था कि वो इम्तिहानात भी मुनक़्क़द करते थे, इसके साथ साथ उनको उनका तदरीसी दर्जा भी दे दिया गया। अभी हमने इसकी सिफारिशात देखी, फिर हमने ये देखा इन सिफारिशात पे कितनी जल्दी अमल दरामद करवाया गया। अब हम ये देखते हैं कि जब हम किसी चीज़ की के बारे में देखते हैं, किसी भी को कोई भी काम शुरू करते हैं, तो उसके बारे में हम उसकी गलतियां भी देखते हैं, उसकी खूबियां भी देखते हैं। फिर हम ये देखते हैं इन गलतियों खूबियों के बाद हमें ऐसे क्या उसके नुकसानात हैं उसको जो हमारे सामने आ रहे हैं, ताकि उनको दूर करके हम उनकी बेहतरी के लिए अमल कर सकें। तो इसी तरह हम वुड के मरासला या वुड डिस्पैच जो अहले हिंद के लिए ग़ुलामी का परवाना बन के आया था। क्वेश्चन आ सकता है कि वो डिस्पैच अहले हिंद के लिए ग़ुलामी का परवाना क्यों, तो हम ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी अलमुख्तसर। आपको पता होना चाहिए कि ये मरासला मुसलमानों के लिए या अहले हिंद के लिए कितना बड़ा जहर था और ये कितनी ज़िंदगियों को निगल गया और इसने कितनी तबाही मचाई है। ये तबाही वो नहीं है कि जो एक जंग से होती, ये वो तबाही थी जो उन्होंने जहनों से लड़ी थी, जो उन्होंने इंसानी दिमागों से लड़ी थी। ये मरासला अहले हिंद के लिए ग़ुलामी का परवाना साबित हुआ। ये मरासला हिंद के लिए, अहले हिंद यानी हिंदुस्तान के लिए क्या साबित हुआ? ग़ुलामी का परवाना साबित हुआ। इसकी दर्जा झैल वजूहात है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि वुड डिस्पैच की वजूहात। नंबर 1, अंग्रेज़ी ज़बान को गैर ज़रूरी अहमियत दी गई। यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान को गैर ज़रूरी अहमियत का मतलब कि उसे इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी गई कि हर कोई अंग्रेज़ी के 2-4 लफ्ज़ बोलना सीख ही रहा था। जिस तरह हमारे यहाँ आजकल होता है, जो 4 लफ्ज़ इंग्लिश के बोल लेते हैं तो हम कहते हैं लो जी इसको कितनी इंग्लिश आती है। मतलब ये है कि खाम खा में हमने अपनी ज़िंदगियों में इसको इतना इंटरफेयर कर लिया कि हम कहते हैं कि शायद इसके बगैर हमारा खाना हमें हज़म नहीं होगा या हम इसके बगैर गुजारा नहीं कर सकते। हालांकि हमारी अपनी मदर लैंग्वेज है, इसके अलावा हमारी अपनी कौमी लैंग्वेज है जो अपनी शनाख्त रखती है, जो अपनी एक अहमियत रखती है, लेकिन हमने उसके बावजूद भी जो क्या बना हुआ कि वहाँ हर आम और ख़ास, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बच्चा छोटा, मर्द औरत, यानी सबको अंग्रेज़ी की जो है ना वो सीखने की वो पड़ गई। अंग्रेज़ी ज़बान को गैर ज़रूरी अहमियत दे दी गई। देसी ज़बानों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। यानी कि उस वक्त ये कोशिश होती कि उनका बच्चा जो है अंग्रेज़ी सीखे, और सीखने के चक्कर में वो बच्चों को ना तो मदर लैंग्वेज बोलने देते थे, ना अपनी मादरी ज़बान बोलने देते थे, और कोशिश करते थे कि अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोले ताकि उनके बच्चे भी फर इंग्लिश बोलना सीख जाएँ। जैसे कि आजकल हमारे अक्सर घरानों में होता है कि वो बच्चों के साथ खाम खा उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की कोशिश की जाती है। घरों में हम भी कोशिश करते हैं कि बच्चों को उर्दू में बोलने के बजाय हम इंग्लिश में बता रहे होते हैं कि ये कर लो वो कर लो, यानी कि हम छोटी छोटी बातें उनसे इंग्लिश में शेयर कर रहे होते हैं ये ताकि उन्हें इंग्लिश बोलनी आ जाए। इससे क्या हुआ कि हमारा इस तरह हमारी ज़हनी ग़ुलाम कौम की तैयारी की कोशिश की गई। और यही देखें कि पाकिस्तान बनने के इतने अरसे बाद भी हमारी जो अवाम है वो जहनी ग़ुलाम बनी हुई है अंग्रेज़ी की। ठीक है, वो अंग्रेज़ी के अलावा कुछ सोचता ही नहीं उन्हें। नंबर 2 पे इस मरासले से तालीम बराए मुलाज़मत को फ़रोग़ मिलता है। यानी कि मरासला सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि वो अपने लिए ऐसे वफ़ादार मुलाजिम तैयार कर सके जो उनके इशारों पर ना सके, जो सिर्फ अंग्रेज़ी बोल सके। और इस मरासले के ज़रिए जो तालीम दी गई थी उसका मकसद ही सिर्फ यही था कि लोगों का रुझान इस तरफ कर दिया जाए कि वो तालीम सिर्फ इसलिए हासिल करें कि उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिल सके, वो उन्हें मुलाजमतें मिल सके। और उन्हें एक बहुत बड़ी तादाद में नफरी की ज़रूरत थी क्योंकि वो इतने लोग बरतानिया से नहीं ला सकते थे और इतने कम मुआवजे में इन्हें हिंदुस्तान के ही लोकल बंदे दस्तयाब थे, जिसके लिए उन्होंने ये सारा खेल खेला। इस तरह बरसगीर के अवाम के करतार फ़िक्री बुनियाद से महरूम हो गया। यानी कि उनकी अवाम के अंदर सिर्फ एक ही सोच पैदा हुई कि तलीम हासिल करनी है और मुलाजमत हासिल करनी है। उनका अपना जहनी फ़िक्र सोच बिल्कुल ख़त्म होगी, वो सोचने समझे की सलाहियत खो बैठी। जारी बात है, जब उनसे उनका कल्चर छीन लिया जाए, जब से उनसे उनकी ज़ुबान छीन ली जाए और उन्हें एक ऐसी ज़ुबान दे दी जाए जिसको तो वो बोलना तो दूर की बात समझ भी नहीं सकते थे, तो बिल्कुल इसी ऐसे अवाम यानी एक रोबोट ही होगी जिन्हें चार्ज कर दिया, जब चाहे जिधर मर्जी इस्तेमाल कर लिया। वो वाला हिसाब इन्होंने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया। उन लोगों को अंग्रेज़ी की तालीम की तरफ इतना इन्वॉल्व कर दिया, उस अंधे को इतना फेंकना शुरू कर दिया कि वो लोग उजालों से खेलना भूल गए और लोग अपने ज़हनों से सोचना भूल गए।
नंबर 3, ईसाईयत की तबलीग से मगरबी तहजीब और सकाफ़त की मुंतकली होने लगी। यानी लोगों ने कोशिश की कि उन लोगों के मज़हब को ख़त्म करके अपने मज़हब की प्रचार की जाए, यानी ईसाईयत को, क्रिश्चियंस को की तबलीग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है अपना मशरक़ी कल्चर भूल गए, वो मगरबी कल्चर के दिलदारा हो गए और अंग्रेज़ी दारों के मुसलमान लादीन से हो गए। यानी उनका मकसद यही रह गया कि वो सिर्फ इस्लामियत की तालीम हासिल करें और नमाज़ पढ़नी है तो पढ़ ले, मतलब उनके अंदर से सिर्फ वो सारी चीज़ें निकाल दी। एक तो कायद होते हैं वो उनके जहनों से निकाल दिए गए, सिर्फ उनके अंदर अरकान दीन रह गए, यानी कि वो सिर्फ अपने नाम के मुसलमान बन के रह गए कि नमाज रोज़ा कर ली, ज़कात हज दे दी तो यही बहुत है। मतलब उनका अकायद की तरफ से ध्यान बिल्कुल हटा दिया गया, उनकी फ़िक्री इस्लामी सोच को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, उनका कोड ऑफ लाइफ जो इस्लामी तरीके से था उनको ख़त्म कर दिया गया और वो लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए और वो ना तो वो इस्लाम के पूरे रह गए ना वो ईसाईयत के पूरे रह गए, मतलब उन्हें लादीनियत की तरफ इन्वॉल्व कर दिया गया। हुकूमत ने इन अदारों की सरपरस्ती से इनकार कर दिया जो मज़हब की तालीम देंगे, यानी हुकूमत ने दो टोक कह दिया था कि वो उन लोगों की या उन अदारों की कभी भी सरपरस्ती नहीं करेंगे, उनको किसी किस्म की एड या किसी किस्म के वज़ाइफ या किसी किस्म का वजीफ़ा नहीं देंगे जो लोग मज़हब की प्रचार कर रहे हैं। इसलिए उन अदारों ने अपनी मर्ज़ी से अपने अदारों को चलाया। फिर उनके लिए मुश्किलात भी पैदा की जाती थी, आए दिन उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाती थी ताकि ये अदारे किसी न किसी तरह ख़त्म कर दिए जाएं। मज़ीद हम ये देखते हैं कि और इसके क्या नुकसानात हुए और ये किस तरह माले गुलामी का परवाना बना है। एक तो इन्होंने मज़हब को ख़त्म करने की कोशिश की, दूसरा इन्होंने मुसलमानों को लादीनियत की तरफ लेके आए, नंबर 3 पे इनका कोशिश थी कि लोग अपनी समझने सोचने की सलाहियत को ख़त्म कर दें और वो इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई। यानी ये मरासला उनके लिए एक कामयाबी था और हमारे लिए एक बहुत बड़ी आफत था। इस तरह मुसलमानों को उनके मज़हब से दूर करने की कोशिश की गई। इस मरासले के तहत हुकूमत ने निजी अदारों का इंतज़ाम अपने हाथों में ले लिया, जिससे आज़ाद निजी अदारे खुद मुख्तारी खो बैठे और हुकूमत की हदायत मानने पर मजबूर और बेबस हो गए। इससे मुसलमानों की मजहबी, तलीमी और दुनियावी तलीम के लिए अलग अलग राहें इख्तियार करना पड़ी। यानी कि फिर मुसलमानों के पास दो ही रास्ते थे, या तो मजहबी तलीम हासिल कर लेते या वो दीनी तलीम हासिल कर लेते। हुकूमत की मज़हब से दूर करने की पॉलिसी से नौजवान तबका बेराह हो गया, जिससे हिंदुस्तानी माशरा समाजी और माशरती मसाइल से दो चार हो गया। इस मरासले ने पेशा वराना तलीमी अदारों के क़याम की सिफारिश पर अमल दरामद ना हो सका। यानी इस मरासले में यह भी था कि पेशा वराना तलीमी अदारे कायम के जैसे तिब के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन इस पर अमल दरामद ना हो सका। वो भी यही रीज़न थे कि अगर वो उनको तिब की और इंजीनियरिंग की तालीम दे देते तो ये लोग तरक्की कर जाते। उन्हें तो सिर्फ चाहिए थे अपने लिए ऐसे मुलाजम जो उनके उनके कहनाकार बन सके, जो उनके वफादार कुत्ते बन सके। तो वो कहाँ चाहेंगे कि वहाँ के जो है ना पेशा वराना तलीम को आम करके वहाँ के लोगों को माशी खुशहाली दे दी जाए, उनकी जहनी और फिक्री सलाहियतों को जाकर कर दे जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इस तरह बरसगीर का माशरा जो है वो माशी पसमानदगी का शिकार हो गया। इस मरासले में अंग्रेज़ी को लाजमी करार दे दिया गया। इस तरह हिंदुओं ने अंग्रेज़ी तालीम हासिल की और इनको सरकारी मुलाजमतें मिल गई। हिंदू क्योंकि उनका अपना कोई मज़हब नहीं था, उनका अपना कोई ऐसा दीन नहीं था, उन्हें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता था। इससे पहले उन्हें फ़ारसी ज़बान बोलनी पड़ती थी, हिंदी ज़बान उनकी अपनी ज़बान थी जिसको इतनी अहमियत हासिल नहीं थी। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जब मुसलमानों की हुकूमत थी तो तब वहाँ की मकामी या लोकल या वहाँ की जो लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी। तो हिंदुओं के लिए इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अगर फ़ारसी सीखते तो वो उनके लिए अंग्रेज़ी सीखना कोई मुश्किल नहीं था। हिंदुओं ने क्या किया, उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया, अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना शुरू कर दी और उनके साथ मिलजुल के उन्होंने जो है वो अपनी तरक्की की राह हमवार कर ली, जिसकी वजह से अच्छी सरकारी मुलाजमतें सिर्फ हिंदुओं को मिलना शुरू हो गई और मुसलमान जो है वो और मज़ीद जो है ना पसमानदगी की तरफ चल गए और मज़ीद उनके माशी हालात जो है तो बद से बदतर होते चले गए। तो अगर अंग्रेज़ों ने हिंदू नवाज पॉलिसी अपना कर मुसलमानों की ज़िंदगी को हर मैदान में पीछे रखने की भरपूर कोशिश की, ठीक है, ज़ाहिर बात है हिंदू क्या तो अंग्रेज़ क्या, मुसलमानों के लिए तो ना हिंदू काबिले एहतराम थे ना ही अंग्रेज़। तो इसलिए उन्हें माशी तौर पर पसमानदा कर दिया गया।
अल मुख्तसर अगर हम ये देखें कि मुदज्जल निकात को अगर हम गौर से देखें, इनका गौर से मुआयना करें या इनको बार बार स्टडी करें और इनका बारीकी से और हम इनका को देखते हैं तो ये बात सामने में आती है कि वाकई वुड डिस्पैच यानी वुड का मरासला मुसलमानों के लिए ग़ुलामी का परवाना था। उनके लिए वो ज़िंदगियों को मज़ीद अजीरन करने के सिवा कुछ नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आप इसको अच्छे तरह तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आ सकता है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। तो चले, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।